यहाँ कहा जा रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये है धातु से बना एक गोला जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर और इस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, जो कि ये है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, ठीक है, इसके रूप में ढाला जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जब कभी भी धातु से बना किसी भी आकृति को पिघलाकर जब कोई नए आकृति के रूप में ढालते हैं तो उसका जो आयतन होता है वो बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ इसकी त्रिज्या छोटा है इसलिए हमने इसको छोटे आर से सूचित किया है और इसकी त्रिज्या बड़ा है इसलिए हमने इसको बड़े आर से सूचित किया है, ठीक है। तो फाइनल हमें क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो आइए जो चीज़ दिया गया हुआ है उसको लिख लेते हैं और बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं। माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे हल, माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर है और क्या क्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या, यानी कि छोटा r बराबर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या यानी कि बड़ा आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। देखिए चूंकि इस गोले को पिघलाकर इस बेलन के रूप में ढाला जाता है इसलिए गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो लिखेंगे चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है इसलिए गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई और आर का स्क्वायर, तो आर क्या है, बड़ा आर है यहाँ, तो आर का स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे तो 4/3 और यहाँ पाई दोनों तरफ है इसलिए यहाँ कैंसिल कर देते हैं इसको, ठीक है। आर का क्यूब, तो छोटा आर है इसका त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर बड़ा आर कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने h। अब इसका काम करना है, दशमलव हटाएंगे नीचे 1 देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे 1 देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 0, 1 देंगे और 1 अंक है इसलिए 1 0, ठीक है। अब काटेंगे तो 21 दूना 42, 5 दूना 10, 21 दूना 42, 5 दूना 10, 21 दूना 42, 5 दूना 10, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, ऊपर क्या आया, 4 गुने क्या आया, 4 गुने 7 गुने 21 गुने 21 और ये जो नीचे वाला संख्या है यह इस तरफ चला आएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 6 गुने 6 गुने h। देखिए इसलिए h बराबर ये ऊपर चला जाएगा और h के साथ जो संख्या है यह नीचे आ जाएगा, जो गुना में होता है वो नीचे चला आता है। तो 4 गुने 7 गुने 21 गुने 21 बटा 5 गुने 5 गुने 5 गुने कितना है, 6 गुने 6, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या है, 7 7 7,
तो 7 सते 49, और 49 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 343। ठीक है, 5 पचे 25, पंचे 125। ठीक है, 343 में जब हम 125 से भाग देते हैं तो ये आता है 2.744 सेंटीमीटर, और यहाँ दशमलव के बाद 2 ही स्थानों का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो फाइनली हो जाएगा 2.74। अगर तीसरे स्थान का अंक 5 या 5 से बड़ा होता तो दूसरे स्थान में 1 अंक जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो छोटा है इसलिए नहीं जोड़ेंगे, इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक सबसे छोटा गोला है जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ये है R, इसको 1 मान लेते हैं। R1 बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे बड़ा गोला है जिसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसको R2 मान लेते हैं। और इससे बड़ा गोला A है, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इस तीनों ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, A वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जब हम इस तीनों ठोस गोले को पिघलाएंगे और इसको पिघला करके जितना मटेरियल प्राप्त करेंगे उसी मटेरियल से ये बड़ा गोला बनाया जाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना इस तीनों ठोस का आयतन होगा उतना अकेला इस बड़े गोले का आयतन होगा। ठीक है, इसका त्रिज्या हमें पता नहीं है, इसका त्रिज्या ही हमें निकालना है। ठीक है, इसके त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, बड़े आर से सूचित कर देते हैं। इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया हुआ है उसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल। मान लिया कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है और दिया है 3 ठोस गोले की त्रिज्याएं, गोले की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर कितना है, तो ये है 6 सेंटीमीटर, कॉमा R2 ये है 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर है 10 सेंटीमीटर। चूँकि ये जो बड़ा गोला है यह गोला 3 ठोस गोले को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बड़े गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो इस गोले का आयतन प्लस इस गोले का आयतन प्लस इस गोले का आयतन। ठीक है, यानी पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर क्या हो जाता है, तो बड़े गोले का आयतन हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि बड़ा गोला तीन छोटे गोले को पिघलाकर बनाया जाता है, इसलिए बड़े गोले का
आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये बड़ा गोला है तो बड़े गोले की त्रिज्या को हमने क्या किया था, बड़े आर से सूचित किया था। ठीक है, तो लिखेंगे 4/3 पाई और बड़े आर का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले गोले का आयतन, यहाँ पहले गोले का आयतन भी हो जाएगा 4/3 पाई और R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई और दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई और R3 का क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई इसमें भी है और 4/3 पाई इस सभी में है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो 4/3 और पाई भी साथ में कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा R1 का क्यूब प्लस इसमें बचेगा R2 का क्यूब प्लस इसमें बचेगा R3 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई इधर भी है और 4/3 पाई इधर भी है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो R का क्यूब बराबर क्या है, R1 का क्यूब, R1 कितना था, R1 था 6 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब जो कि है 8 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब जो कि है 10 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, अब इसका काम करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 6 का क्यूब यानी कि 6 में 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है, 6 में 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 36 और 36 में 6 से गुना करेंगे तो होता है 36 का 6 हासिल 3 6 3 18 और 3 21 कितना है 216 तो यहाँ हो जाएगा 216 प्लस 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 गुने 8 गुने 8 तो 8 8 64 और इसमें गुना करेंगे फिर 8 से तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3 8 छः 48 49 50 51 कितना आया 512 तो यहाँ लिखेंगे 512 प्लस 10 का क्यूब। अब 10 का 3 बार गुना होगा तो ये हो जाएगा, देखिए 10 दाही क्या होता है 100, 10 गुने 10 गुने 10, 10 दाही 100 और 100 में गुना करेंगे जब हम 10 से तो 0 0 0 1 0 का 0 1 0 का 0 1 एकम 1 कितना आएगा तो ये आया 1000। अभी सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने के लिए हम अलग पेपर लेते हैं, कितना है 1000 512 और 216 सबको जोड़ेंगे 6 और 2 8 1 और 1 2 5 और 2 7 और 1 1728 कितना आया 1728 क्या आया R का क्यूब आया। ठीक है, अब यहाँ इस क्यूब को जब हम हटाएंगे तो इधर क्या करेंगे घनमूल का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब इसका हमें घनमूल बनाना है, घनमूल कैसे बनेगा तो इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 1728 का, 1728 का गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 6 दूना 12 और 4 दूना 8 फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 3 दूना 6 2 दूना 4 फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 2 एकम 2 बचेगा इसमें 1 तो ये हो जाएगा 12 6 दूना 12 फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 0 8 दूना 16 फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 54 फिर 2 से लगाएंगे आएगा 27 फिर 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27 फिर 3 से लगा देंगे 3 तिहाई 9। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कितना आया, इसका गुणनखंड आया 1 2 3 4 5 6 टाइम है 2 1 2 3 4 5 6 गुने
3 है 3 बार, 1 2 3, 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और जब हम घनमूल बनाते हैं तो 3 अंक का 1 अंक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 बार 2 है, इसलिए 1 2 लिखेंगे। यहाँ भी 3 बार 2 है तो 1 2 लिखेंगे, और 3 बार 3 है तो 1 बार लिखेंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, क्या आया 12। और चूंकि यह बड़े गोले की त्रिज्या निकला है इसलिए हम इसको कर देंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर आयतन निकलता तो क्यूब में होता, लेकिन यहाँ त्रिज्या निकला है इसलिए यह सेंटीमीटर में ही रहेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने कुआं तो देखा ही होगा, ऊपर से देखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और इसका जो अंदर का हिस्सा होता है ये हिस्सा बेलन के आकार का होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और कहा जा रहा है इसका जो व्यास है ये है 7 मीटर, मतलब कि इसका व्यास है 7 मीटर, किसका, इस कुएं का। तो यहाँ लिख देते हैं 7 मीटर, और गहरा कितना है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। देखिए यहाँ लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, और ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इस चबूतरे का आकार कैसा होगा। तो ये तो घन के आकार का होगा नहीं, क्योंकि घन का तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ ये दोनों भुजा अलग अलग है, और तीसरा भुजा तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है कि ये जो चबूतरा होगा ये घनाभ के आकार का होगा, ठीक है, जिसका लंबाई कितना है 22 मीटर, ये है 22 मीटर, चौड़ाई कितना है 14 मीटर, और ऊंचाई हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है, ठीक है। चूँकि इस कुएं को खोदने से जो मिट्टी निकली है उसी मिट्टी से ये चबूतरा बना है, ठीक है ना। तो जितना उस मिट्टी का आयतन होगा उतना ही आयतन इस चबूतरे का होगा, यानी जितना आयतन इस बेलन का होगा उतना ही आयतन इस घनाभ का होगा, ठीक है। तो आइए जो चीज़ दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है बेलनाकार कुएं का व्यास, यानी कि d बराबर कितना है 7 मीटर है, इसलिए त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 का आधा हो जाएगा मीटर, और गहराई कितना है 20 मीटर, और गहराई कितना है, यानी h बराबर 20 मीटर, ठीक है। और इस चबूतरे में क्या क्या दिया गया है, लंबाई है और चौड़ाई है। चबूतरे की लंबाई यानी कि L बराबर कितना है 22 मीटर, चौड़ाई यानी कि B बराबर कितना है 14 मीटर, ऊंचाई यानी कि h हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चूंकि इस चबूतरे का जो आयतन होगा वह आयतन किसके बराबर होगा, तो इस कुएं से खोदकर जो मिट्टी निकली है उसके आयतन के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो लिखेंगे चूंकि चबूतरे का आयतन कुएं से खोदकर
निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, तो कुएं से जो मिट्टी खोदकर निकला है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। अब मिट्टी का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो चबूतरे का आयतन। चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो बेलनाकार कुएं का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसके बराबर ही है, तो पाई आर स्क्वायर एच। और चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, और घनाभ के आकार का ही ये चबूतरा है, इसलिए चबूतरे का भी आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ मान रखेंगे, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने आर का स्क्वायर, किसका, बेलन का आर। तो बेलन का आर कितना दिया गया है, तो ये है 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुने 7/2, और एच कितना है, तो एच है 20 मीटर, बराबर चबूतरे का लंबाई कितना है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर, तो ये हो जाएगा 22 गुने 14 गुने एच। ठीक है, अब इसका काम करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार में, और 2 से फिर काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे। अब 22 पंचे क्या होता है 110, और 110 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 770, कितना होगा 770, बराबर क्या है 22 गुने 14 गुने एच। ठीक है, इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा 770 ऊपर चला जाएगा, और एच के साथ जो गुना में है वो नीचे चला आएगा, तो 22 गुने 14। ठीक है, अब काटेंगे, तो इसको आप काट सकते हैं, देखिए 11 दूना 22 और 385 दूना क्या हो जाएगा 770। ठीक है, फिर काटेंगे तो 11 एकम 11, और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 35 बार में। ठीक है, ऊपर कितना है 35 और नीचे है 14। ठीक है, 35 में 14 से भाग देंगे, 35 में 14 से भाग देंगे तो 14 दूनी 28, 15 में से 8 गया 7, और ये कैंसिल हो जाएगा, शून्य देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे, 14 पंचे 70, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आया 2.5 मीटर। ठीक है, अतः चबूतरे की ऊंचाई h बराबर कितना है 2.5 मीटर है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी कि रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने कुआं तो देखा ही होगा, जब इसको हम ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो बेलन के आकार का होता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और प्रश्न में दिया है व्यास 3 मीटर का एक कुआं, यानी कि इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक का कितना है 3 मीटर, और कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, यानी कि इसकी जो गहराई है ये 14 मीटर है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर
4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस कुएं से जो मिट्टी निकला है, इस मिट्टी से ये बांध बनाया जाता है। तो जितना आयतन इस कुएं का होगा उतना ही आयतन इस बांध का होगा। ठीक है, यानी कि इससे निकली मिट्टी का जो आयतन होगा वही आयतन इस बांध का होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से यह बांध बांधा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास है 3 मीटर, तो त्रिज्या यानी कि r हो जाएगा व्यास का आधा, यानी कि 3 का आधा यानी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, और ये जो वलय है ये 4 मीटर चौड़ी है, यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर चौड़ी। ठीक है ना। अब जब आप इस कुएं को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि इसका अंदर का जो त्रिज्या है ये है 1.5 मीटर, और ये जो है 4 मीटर चौड़ी वलय है। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4 और 1 5, यानी 5.5 मीटर। ठीक है, अब यदि हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो बाहर के वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस हिस्से का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हमें इस वलय का आयतन पता करना है। क्यों? क्योंकि कुएं का आयतन जो है उतना ही आयतन इस बांध का भी है। अब इस बांध का आयतन कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, देखिए यह एक प्रकार का वलय है। ठीक है, तो बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन के आयतन को घटा देंगे तो इस वलय यानी कि बांध का आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, यहाँ कुआं का व्यास यानी कि d बराबर कितना है, ये है 3 मीटर, इसलिए त्रिज्या यानी कि r बराबर हो जाएगा 3 का आधा 1.5 मीटर, और 14 मीटर की गहराई है। कुआं की गहराई यानी कि h बराबर कितना है, 14 मीटर, और मिट्टी के वलय की चौड़ाई है 4 मीटर, और मिट्टी के वलय की चौड़ाई कितना है, 4 मीटर। अब इस कुएं से जो मिट्टी निकला है उसी मिट्टी से यह वलय बना है, इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी कि बेलन का आयतन बराबर वलय का आयतन। इसलिए कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बांध का आयतन। अब इस कुएं से मिट्टी निकला है, इसका आयतन हमें पता करना है, तो बेलन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा पाई r² h, और बांध का आयतन के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, तो वलय का फॉर्मूला आएगा। इसमें देखिए पाई r² h माइनस करेंगे पाई r² h। देखिए यहाँ बड़ा r हमने दिया है इसके लिए, और ये हो जाएगा छोटा r। ठीक है, तो पाई r² h बराबर पाई और h इसमें भी है और इसमें भी है, तो पाई और h कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा, बड़ी r का स्क्वायर माइनस छोटे r का स्क्वायर। अब यहाँ पाई इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो h है ये इसका h है, और ये जो h है ये है इसका h जो हमें निकालना है। ठीक है, तो r का स्क्वायर बेलन का r, तो बेलन का r कितना है, ये है 1.5 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे गुने h, यानी कि कुएं की गहराई कितना है 14 मीटर,
बराबर h इंटू बड़े आर का स्क्वायर। अब बड़ा आर क्या हो जाएगा, यहाँ हमने आपको बताया 4 और 1 5, 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर जो कि है 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर का स्क्वायर। अब 1.5 में जब हम 1.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए अगर हम 15 में 15 से गुना करते हैं, 15 में 15 से गुना करेंगे, 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 1 पचे 5, 1 एकम 1 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2। 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक से पहले यहाँ और 1 अंक से पहले यहाँ, तो यहाँ भी लग जाएगा 2 अंक से पहले दशमलव, 1 और 1 2, कितना आया 2.25। इसमें गुना करेंगे 14 से, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 1 पचे 5, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 0 5, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, और यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी लगा देंगे। कितना आया 31.50। तो ये आया 31.50 बराबर h इंटू, इसमें हम लोग फार्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक बार इस दोनों को जोड़ देंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे और एक बार इसमें से इसको घटा देंगे। तो 5.5 प्लस 1.5 इंटू 5.5, एक बार घटा देंगे 1.5, 31.50 बराबर h इंटू 5 5 10 का 0 जोड़ देते हैं यहाँ, 5.5 में 1.5, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 6 और 1 7, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कितना आया 7 गुने, अब एक बार घटाएंगे तो 5.5 में से 1.5 को घटा देंगे तो 0, 5 में से गया तो 4, कितना आया ये आया 4। फाइनल 31.50 बराबर h इंटू 7 चौके 28, इसलिए h बराबर ये ऊपर चला जाएगा 31.50 और 28 आ जाएगा नीचे, यानी कि जो गुना में होता है वो नीचे चला आता है। अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो दशमलव को हटा देंगे और दशमलव के बाद जो 2 अंक है इसके बदले यहाँ 2 शून्य लगा देंगे। अब इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या है 315 और नीचे है 280। अब इसको काटना है, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 6 पंचे 30 और बचेगा 1 यानी 15, 5 तिया 15, फिर इसको काटेंगे तो 5 पचे 25 और 6 पंचे 30, तो ऊपर आया 63 और नीचे कितना है 56, यानी कि 63 में 56 से भाग देना है, 63 में 56 से भाग देना है। तो 56 एकम 56, 13 में 6 गया तो 7 और ये बचेगा 5, 5 में से 5 गया तो कैंसिल, ठीक है। फिर शून्य देंगे, इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे, 56 एकम 56, 10 में 6 गया तो 4 और 6 में से 5 गया तो 1, फिर शून्य देंगे। अब 56 दूना, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 10 में से 2 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर शून्य देंगे। अब लगाएंगे 5 बार में तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 पचे 25 और 3 28, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1.125, ये आया 1.125 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः बांध की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है 1.125 मीटर, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेलन के आकार का बर्तन है और ये बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, और इस बर्तन का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ ऊंचाई 15 सेंटीमीटर,
इसका ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। मतलब इसमें से आइसक्रीम को निकालना है और इस आइसक्रीम शंकु में भरना है। और इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर। और इस शंकु का ऊंचाई कितना है, पूरे यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई नहीं पता है, सिर्फ इस शंकु का ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। अब जब आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको दो चीज़ नज़र आएगा। ऊपर का जो हिस्सा है एक ऐसा है अर्धगोलाकार, और निचला हिस्सा जो है यह है शंकु के आकार का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा कि ये जो आइसक्रीम शंकु है ये दो चीज़ों के मिलने से बना है, नीचे शंकु और ऊपर अर्धगोला। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें निकालना है उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब कि इसमें से जब हम आइसक्रीम को निकालेंगे और इसमें आइसक्रीम को भरेंगे तो ऐसे ऐसे कितने आइसक्रीम शंकु में भरे जा सकते हैं, उसकी संख्या ही हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो इस आइसक्रीम शंकु का आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, कुल आइसक्रीम मेरे पास इसमें रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें से निकालकर हम लोग इसमें भरते हैं। ठीक है, तो अगर हमें शंकुओं की संख्या पता करना है तो कुल आइसक्रीम में इस दोनों के आयतन को जोड़कर भाग दे देंगे तो हमें आइसक्रीम शंकुओं की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि जब इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, यानी कि 6/2 कितना आएगा 3। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है ये इसका भी होगा और इसका भी होगा, दोनों का होगा, क्योंकि इसी के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, और इसका व्यास कम है, यानी कि 6 सेंटीमीटर है और इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या होगा बड़ा और इसका त्रिज्या है छोटा, इसलिए इसके त्रिज्या को हम लोग छोटे आर से सूचित करेंगे और इसके त्रिज्या को हम लोग बड़े आर से सूचित करेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 12 का आधा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई को भी हम लोग h से सूचित करेंगे और इसकी ऊंचाई को छोटे h से सूचित करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है बेलन का व्यास, यानी कि d कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या, तो बेलन के त्रिज्या को हम लोग बड़े आर से सूचित कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा आर बराबर कितना, तो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसका ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि बड़ा H बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, और इसकी भी त्रिज्या और ऊंचाई को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे और आइसक्रीम शंकु का व्यास, यानी कि d बराबर कितना था 6 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 का आधा हो जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर, बराबर यही त्रिज्या अर्धगोले का भी है, तो बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। साथ में शंकु का ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे
शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बेलन के आकार का बर्तन जो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है इसका आयतन निकाल लेंगे, यानी कि बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को जैसे है वैसे ही रहने देंगे, इससे सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। आर का स्क्वायर, तो बेलन का आर कितना है, बेलन का आर है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुने 6, और बेलन की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद गुना करेंगे तो 15 छक्का 90 और 9 छक 54, यानी कि 540 में पाई से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है इसलिए क्यूब में। इसके बाद हम लोग आइसक्रीम शंकु का आयतन पता करेंगे। तो आइसक्रीम शंकु का आयतन पता करने के लिए इसमें दो चीज़ है, अर्धगोला है और नीचे शंकु है, तो दोनों का आयतन अलग अलग निकाल लेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस शंकु का आयतन पता करेंगे। तो लिखेंगे आइसक्रीम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई जैसे है वैसे ही लिखेंगे, आर का स्क्वायर, तो शंकु का त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 3, और ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद इस 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 12 तिया 36, पाई से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद अर्धगोले का आयतन पता करेंगे। तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा, देखिए गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला है इसलिए इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, पाई को भी वैसे ही लिखेंगे। आर का क्यूब, आर कितना है, तो इसका आर है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया ही 9, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें इस आइसक्रीम शंकु का आयतन पता चल जाएगा। शंकु में भरे आइसक्रीम का कुल आयतन बराबर, तो आइसक्रीम शंकु का आयतन कितना है 36 पाई, ये हो जाएगा 36 पाई, प्लस अर्धगोले का आयतन है 18 पाई, ये हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 3 4 और 1 5, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है शंकुओं की संख्या जिसमें आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेलन के आयतन में इस शंकु में भरे आइसक्रीम के कुल आयतन से भाग दे देंगे, तो हमें आइसक्रीम शंकुओं की संख्या पता चल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए आइसक्रीम शंकुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन बटा हो जाएगा शंकु में भरे आइसक्रीम का कुल आयतन। शंकु में भरे आइसक्रीम का कुल आयतन। तो बेलन का आयतन कितना निकला था 540 पाई, और
शंकु में भरे आइसक्रीम का कुल आयतन निकला था 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 540 में 54 से भाग देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। कितना आया? 10। यानी कि आइसक्रीम शंकुओं की संख्या कितना निकला? 10 निकला, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें एक घनाभ बनाना है, इसका जो विमाएँ हैं वो कितना है? यह है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको बनाने के लिए चांदी के सिक्कों को पिघलाना है, जिसमें प्रत्येक सिक्कों का व्यास है 1.75 सेंटीमीटर और मोटाई है 2 mm। तो इस तरीके का चांदी का सिक्का है, इस सिक्कों को पिघलाकर एक घनाभ बनाना है। तो हमें ये बताना है कि इस तरीके के कितने सिक्कों को पिघलाया जाए कि ये घनाभ बन जाए, जिसका लंबाई 5.5 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है। और इस सिक्कों का व्यास कितना दिया गया है? 1.75 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है ये कितना है? 1.75 सेंटीमीटर। और इसका मोटाई है यानी कि ऊंचाई 2 mm। कितना है? यहाँ से यहाँ तक है 2 mm। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इस तरीके का कितने सिक्कों को पिघलाया जाए कि इस तरीके का घनाभ बने। ठीक है ना। यानी कि फाइनल हमें सिक्कों की संख्या पता करना है। तो ऐसे हम लोग नहीं बता सकते कि कितने सिक्कों को पिघलाया जाएगा तो इस तरीके का घनाभ बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि सिक्कों की संख्या बराबर x। माना कि सिक्कों की संख्या बराबर x। तो x से अगर हम गुना कर दें एक सिक्के के आयतन में, एक सिक्के का आयतन, ठीक है, x से अगर हम एक सिक्के के आयतन में गुना कर देते हैं तो हमें टोटल सिक्कों का संख्या पता चल जाता है, जिसको पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया हुआ है उसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है घनाभ की विमाएं यानी कि लंबाई L बराबर कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी कि B बराबर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। और चांदी के सिक्कों का व्यास है 1.5 सेंटीमीटर यहाँ, और चांदी के सिक्के का व्यास यानी कि D बराबर कितना है? 1.75 सेंटीमीटर। 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है। इसलिए त्रिज्या यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा? तो व्यास का आधा, 1.75 का आधा, दशमलव हटा देंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए यहाँ 2 शून्य दे देंगे। ठीक है। अब आप काट भी सकते हैं इसको। तो 25 सत्ते 175 और 25 अठे 200 कितना आया? 7/8 सेंटीमीटर। क्या आया?
त्रिज्या, इसका ऊंचाई कितना दिया गया है 2 mm, ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है 2 mm। ठीक है, यहाँ सबका पैमाना सेंटीमीटर में दिया गया है और यहाँ mm में दिया गया है, तो इस mm को सेंटीमीटर में कर लेंगे। क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कर लेंगे। सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए अगर हमें सेंटीमीटर में तोड़ना होता है mm को तो उसमें 10 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 2/10 काटना चाहें तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या माना था, यहाँ हमने माना था सिक्कों की संख्या x, तो लिखेंगे माना कि सिक्कों की संख्या बराबर x। तब क्या होगा, x से एक सिक्के के आयतन में गुना कर देंगे, तब x गुने एक सिक्के का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो इस घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा, घनाभ का आयतन। ठीक है, तो x गुने ये सिक्का जो है ये कैसा है, तो ये सिक्का बेलन के आकार का है। ठीक है, इसका ऊंचाई कम है लेकिन है तो बेलन के आकार का ही, क्योंकि इसमें व्यास है, ऊंचाई भी है। ठीक है, तो यहाँ एक सिक्के के आयतन में बेलन के आयतन का फार्मूला लगेगा, जो कि होता है πr²h, और घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। तो x गुने पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने r का स्क्वायर, किसका, तो चांदी के सिक्के का कितना है 7/8, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, 7/8 गुने 7/8, और ऊंचाई कितना आया, ऊंचाई है 1/5 बराबर LBH। L कितना है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, गुने B कितना है, यह है 10 सेंटीमीटर, और H कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ दशमलव को हटा देंगे, 1 देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए यहाँ 1 शून्य देंगे, यहाँ नीचे 1 मान सकते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे 1 देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 शून्य देंगे। ठीक है, अब इसको अभी काटेंगे नहीं, ठीक है, बाद में काटेंगे, सबको एक साथ ही काट लेंगे। तो x गुना में है तो x बराबर, इसको पहले लिख लेंगे, कितना है 55/10, 55/10 गुने 10/1 गुने 35/10। और इस संख्या को जब हम इधर करते हैं तो इसको पलट देते हैं, नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले संख्या को नीचे कर देते हैं, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। 7/22 गुने 8/7 गुने 8/7 गुने 5/1। अब यहाँ काटेंगे इसको, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 11, 11 दूना 22, और 11 पचे 55, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अभी सबको गुना कर देंगे, तो 5, 5 दूना 10, 10 पचे 50, और 50 को जब हम 8 से गुना करते हैं तो 8 पंचे 40, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। हमने क्या माना था, ये किसका मान निकला, x का मान, और x हमने किसको माना था, तो सिक्कों की संख्या माना था, इसलिए सिक्कों की संख्या यानी कि x बराबर कितना आया 400 आया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो ये है बेलनाकार बाल्टी जो रेत से भरी हुई है और इसकी ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा h बराबर 32 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या दिया है 18 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि r बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो रेत रखी हुई है इसी रेत से भूमि पर खाली करके एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है कुछ इस तरीके से, और इसका ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई को h1 से डिनोट करेंगे। h1 बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसके त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं r1 और तिर्यक ऊंचाई को l मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है इसको देखिए। इस बेलनाकार बाल्टी में जो रेत भरी हुई है इसी रेत से यह शंक्वाकार ढेरी बनाया गया है। तो जितना इस बाल्टी में भरे हुए रेत का आयतन होगा उतना ही आयतन इस शंक्वाकार ढेरी का होगा। कहने का मतलब यह है कि जितना आयतन इस बेलन का होगा उतना ही आयतन इस शंकु का भी होगा, ठीक है ना। तो आइए जो चीज़ दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल यहाँ बाल्टी की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है 18 सेंटीमीटर और ढेरी की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और ढेरी की ऊंचाई h1 बराबर है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को मान लेते हैं। माना कि ढेरी की त्रिज्या बराबर r1 तथा तिर्यक ऊंचाई बराबर l है। तो यहाँ बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h, और इसमें अगर हम 1/3 से गुना कर दें तो वो हो जाता है शंकु का आयतन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r क्या है r1, तो r1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा h1, ठीक है। पाई दोनों तरफ है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r का स्क्वायर, तो बेलन का r कितना है तो ये है 18 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। 18 गुने 18 गुने h कितना है तो 32 सेंटीमीटर है बराबर 1/3 r1 का स्क्वायर। तो r1 तो है पता नहीं है, ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहने देंगे। h1 कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है। काट देंगे 3 8 24। अब यहाँ 18 गुने 32 बराबर r1 का स्क्वायर गुने 8। तो r1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 18 गुने 32 और 8 आ जाएगा नीचे, काटेंगे 8 चौके 32, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो r1 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा इधर, ठीक है ना। तो अंडर रूट 18 गुने 18 और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, ठीक है। अब यहाँ रूट के अंदर है 2 18, बाहर करेंगे
तो हो जाएगा 1/18, ठीक है ना। यानी कि दो संख्या को एक संख्या लिखते हैं बाहर करके, गुने 2 बार 2 है तो एक बार लिखेंगे, 18 दूना 36 सेंटीमीटर। किसका मान निकला? R1 का। तो एक आंसर ये हो जाएगा, यानी कि हमें इसका त्रिज्या पता चल गया कितना है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें निकालना है L, तो लिखेंगे L बराबर, देखिए यहाँ ये है त्रिज्या और ये है ऊंचाई, और ये ऊंचाई जो है त्रिज्या पर लंब है। इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसका ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है, यानी कि L निकालना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है? H1, तो H1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार यानी कि R1 का स्क्वायर। H1 कितना है? 24, और R1 कितना है? 36, इसका स्क्वायर। जब 24 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 24 में 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा? 576 प्लस 36 का स्क्वायर, यानी कि जब हम 36 में 36 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1296, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 7 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, और ये है 1, यानी कि 1872। अब हमें इसको रूट से बाहर करना है, यानी कि इसका वर्गमूल बनाना है। तो इसके लिए हमें गुणनखंड करना होगा। 1872 का 2 से लगाएंगे, 9 दूना 18, 6 है तो 3 दूना 6 बचेगा 1 यानी 12, 6 दूना 12, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 बचेगा 1 13, 6 दूना 12 बचेगा 1 16, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचेगा 1, ये हो जाएगा 14, 7 दूना 14। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 बचेगा 2, 27 हो जाएगा, 9 तिया 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 कितने बार है? 2 बार है, तो 3 गुने 3 गुने 13, ठीक है ना। 2 बार 2 है, रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, 2 बार 2 है, रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, 2 बार 3 है, एक बार लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको अंडर रूट कर देंगे, ठीक है ना। अब इसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, 12 और अंडर रूट 13, ठीक है ना, सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति आवर यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो यह एक नहर है और इसकी चौड़ाई है 6 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ये है 6 मीटर। B बराबर 6 मीटर और 1.5 मीटर गहरी, ठीक है। इसकी गहराई है 1.5 मीटर, यानी H बराबर 1.5 मीटर। नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, यानी B दिया है, H दिया है, लेकिन L नहीं दिया है। L के जगह पर क्या दिया है? पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ये जो है क्या दिया है? चाल दिया है, ठीक है। तो इस चाल से हम लोग क्या करेंगे? L निकाल लेंगे। लिख देते हैं चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस नहर से 30 मिनट में जितना भी पानी बहेगा उस सारे पानी को इस खेत में डाइवर्ट किया गया है, ठीक है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए,
ए है नहर, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, और इस पानी को कहाँ डाला जा रहा है? खेत में, ठीक है। तो खेत में सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, यानी कि पानी की जो ऊंचाई होगी वह कितना होगी? तो 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? ठीक है, मान लीजिए कि 30 मिनट में यह नहर इतने क्षेत्रफल में सिंचाई कर पाएगी, ठीक है, और इस क्षेत्रफल को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है ना। जब क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो यह आयतन किसके बराबर होगा? तो 30 मिनट में जितना इस नहर से पानी बहेगा वह सारा पानी कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा। तो 30 मिनट में इस नहर से बहे हुए पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो इस खेत का आयतन हो जाएगा, ठीक है ना, जो हमने माना है ए, ठीक, उसमें 8 से गुना कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा, यानी कि ये दोनों आयतन क्या हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए जो जो चीज़ दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल यहाँ नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई यानी कि b बराबर कितना है? 6 मीटर। नहर की ऊंचाई यानी h बराबर कितना है? 1.5 मीटर। और नहर में पानी की चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे नहर में पानी की चाल, पानी की चाल बराबर कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, देखिए इस 10 किलोमीटर को हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे पैमाना किस में है? मीटर में है। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, इसलिए 10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? तो 10,000 मीटर, ये हो जाएगा 10,000 मीटर प्रति आवर, ठीक है। समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है, समय बराबर कितना दिया गया है? 30 मिनट, ठीक है ना। तो 30 मिनट। अब इससे क्या होगा? इसकी दूरी पता चल जाएगा, यानी कि एल पता चल जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे दूरी का एक फार्मूला होता है चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल क्या है? 10,000 मीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। और प्रति घंटा देखिए ये क्या है? बटा है, ठीक है ना। प्रति घंटा मतलब है कि प्रत्येक 1 घंटा में, तो यह नीचे हो जाएगा 1 घंटा, ठीक है। इसमें गुना कर देंगे समय से। समय क्या है? 30 मिनट, 30 मिनट। अब 10,000 बटा 1 घंटा में कितने मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है, क्योंकि ये मिनट में है तो इसको ही मिनट में कर लेंगे। तो नीचे हो जाएगा 60 मिनट और गुने हो जाएगा 30 मिनट, ठीक है ना। अब 30 से कम 30, 30 दूना 60, काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 5 दूना 10 और 1 2 3 जीरो है तो यहाँ 1 2 3 जीरो डाल देंगे। कितना हो गया? 5000, ठीक है, मीटर। अब दूरी पता चल गया 5000 मीटर, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे? इस नहर में पानी का आयतन हम पता कर लेंगे, ठीक है। आइए यहाँ भी लिख लेते हैं। चौड़ाई कितना दिया गया है? 6 मीटर। ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई है 1.5 मीटर और दूरी कितना है? 5000 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5000 मीटर, ठीक है। अब लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इससे हम इस नहर में बहे पानी का आयतन पता कर लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे नहर में पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? LBH। एल कितना है? 5000 गुने बी कितना है? तो 6 मीटर और एच कितना है? तो 1.5 मीटर, ठीक है। देखिए
15 छक्का 90, क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें गुना करें 1.5 में 6 से, तो 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, ठीक है। एक अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी लगा देंगे। दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। कितना आया? 9, और 9 पचे 45, ठीक है। 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन है इसलिए मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमने माना है कि 30 मिनट में ए क्षेत्रफल में सिंचाई कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, मान लिया कि 30 मिनट में ए क्षेत्र में 8 सेंटीमीटर गहराई से सिंचित होगा, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ सारा पैमाना मीटर में है, ठीक है ना, तो इसको भी मीटर में ही कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे? तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 8 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 8/100 मीटर, ठीक है। गहराई से सिंचित होगा, सिंचित होगा, ठीक है। इसलिए सिंचित होने वाले जल का आयतन, बराबर क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल में 8/100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए अधिकांश खेत क्या होता है? आयत के आकार का होता है। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, तो इसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल में ऑलरेडी लंबाई गुने चौड़ाई होता ही है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए गुने ऊंचाई कितना है? 8/100 मीटर। तो ये हो जाएगा 8/100 मीटर, ठीक है। और ये जो निकलेगा गुना करने के बाद वो क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा, इसलिए इसको भी मीटर क्यूब में कर देते हैं, ठीक है ना। अब जितना 30 मिनट में इस नहर से पानी बहा है, ठीक है ना, उसका आयतन और सिंचित होने वाले जल का आयतन, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे, अब प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए गुने 8/100 बराबर 45,000। इसलिए ए बराबर, इसको पहले लिखेंगे 45,000, गुना का साइन देंगे, और यहाँ 8/100 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 100/8, 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 2 चौके 8, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 बचेगा 5, तो 2 दूना 4 बचेगा, इसमें 1 शून्य 10, तो 5 दूना 10 और 2 शून्य, ठीक है ना। ये 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया 22,500 और 25, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, 22,500 में गुना करेंगे 25 से, ठीक है। तो 5 शून्य का 0, 5 शून्य का 0, 5 पचे 25 का 5, हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2, हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है। 2 शून्य का 0, 2 शून्य का 0, 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4, जोड़ेंगे 0 0 5 2 5 और 1 6, 4 और 1 5, कितना आया? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5,62,500, कितना आया? ये आया 5,62,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। लेकिन किताब में जो आंसर है, ठीक है ना, इतना ही है। और एक और आंसर है जो हेक्टेयर में है, ठीक है। अब इसको हेक्टेयर में कैसे लिखेंगे? देखिए पहले तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब इसको हेक्टेयर में कैसे लिखेंगे इसको समझ लीजिए। ये कितना है? 5,62,500 मीटर स्क्वायर, ए बराबर, ठीक है ना। अब इसको अगर हेक्टेयर में करना है तो 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, ठीक है।
तब हमें क्या करना होगा, इसमें 10,000 से भाग कर देना होगा, ठीक है ना। दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच रहा है 2 जीरो, तो ऊपर में दाएं तरफ से 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56.25 हेक्टेयर आंसर, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये है किसान के खेत में बनी हुई बेलनाकार टंकी और इसका व्यास दिया है 10 मीटर। इसका व्यास कितना है, 10 मीटर, यानी कि D बराबर 10 मीटर और 2 मीटर गहरी, इसकी गहराई है 2 मीटर, यानी H बराबर हो जाएगा 2 मीटर। बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। देखिए ये जो पाइप है, ये पाइप एक नहर से जुड़ा हुआ है, ठीक। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है और इस पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ठीक है। तो चाल लिख लेते हैं, इसका चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, इसका D दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ आपको समझना ये है कि इस पाइप से जितना पानी बह रहा है उस पानी को इस टंकी में डाला जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इस पाइप में पानी का जो आयतन है वह आयतन इस टंकी में जो पानी है इसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है इस पाइप में पानी का आयतन और इस टंकी का आयतन। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, आर का स्क्वायर, आर हम इस डी से निकाल लेंगे क्योंकि डी का आधा होता है त्रिज्या, ठीक। लेकिन एच नहीं दिया गया है, एच के जगह पर क्या दिया गया है, चाल दिया गया है। लेकिन पिछले सवाल नंबर 8 में हमने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, यानी कि एच कैसे निकाला जाएगा। तो दूरी का एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी हमें निकालना है, चाल दिया गया है और समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए जो चीज़ दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल यहाँ बेलनाकार टंकी का व्यास यानी कि D बराबर कितना है, तो 10 मीटर है। इसलिए त्रिज्या यानी कि बड़ा R, देखिए इसका व्यास बड़ा है इसलिए इसके त्रिज्या को हम लोग बड़े R से सूचित किए हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 का आधा यानी कि 5 मीटर और इसका गहराई कितना है, 2 मीटर। तो लिखेंगे गहराई यानी कि H बराबर कितना है, 2 मीटर और इस पाइप का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। पाइप का व्यास यानी कि D बराबर 20 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ ये सब मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कैसे होगा, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो इसमें अगर हम 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/100,
100, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/10 मीटर। और पानी की चाल क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे पाइप में पानी की चाल बराबर क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये सब मीटर में है और 1 किलोमीटर में है, तो इसको क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, तो 3 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 3000 मीटर के, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर प्रति घंटा। एक फार्मूला हमने आपको दिया था दूरी का, चाल गुने समय, इसको लिख लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। तो इस पाइप में जितना भी पानी बह रहा है वो पानी कहाँ जा रहा है? तो इस टंकी में जा रहा है, यानी कि इस पाइप का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? टंकी का आयतन। तो लिखेंगे पाइप में बहने वाली पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, ठीक है। अब ये जो पाइप है ये बेलन के आकार का है, तो इसमें बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और टंकी भी बेलन के आकार का है, तो इसमें भी बेलन के आयतन का ही फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा पाई r² h, और ये हो जाएगा पाई r² h। पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, r का स्क्वायर, पाइप का r कितना है? 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है, गुने h, यानी कि इसकी दूरी, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, तो दूरी के जगह पर क्या लिखेंगे? चाल गुने समय, चाल गुने समय बराबर बड़े आर का स्क्वायर, तो बड़ा आर कितना है? 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 गुने 5 गुने h, h कितना है? 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। अब 1/10 गुने 1/10 गुने चाल, चाल कितना है? तो 3000 मीटर प्रति आवर, यानी कि 3000 मीटर 1 घंटे में, तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है, बटा 1 घंटा, क्योंकि ये क्या है? बटा ही है, गुने समय बराबर 5 × 25 दूना 50। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 गुने 1/10 गुने 3000 बटा 1 घंटा। 1 घंटा को मिनट में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट गुने समय बराबर 50। अब देखिए इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब इसके बाद समय एकम समय एकम समय, इधर आ जाएगा समय बराबर 2 से गुना हो जाएगा 50 में, 2 गुने 50 बराबर कितना आया? 100 मिनट, और यही इसका आंसर हो जाएगा।